हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। गिरिडीह पुलिस ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। साइबर अपराधी गर्भवती महिलाओं को मातृत्व योजना का लाभ दिलाने के नाम पर और एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता बंद हो जाने का डर दिखाकर उनसे वसूली और ठगी कर रहे थे। गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने गुरुवार 30 जनवरी 2025 को यह जानकारी दी। गिरिडीह के पुलिस कप्तान ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फुरसोडीह गांव से ये साइबर क्रिमिनल्स लोगों से ठगी की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद उन्होंने साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। एसपी के निर्देश पर डीएसपी के नेतृत्व में बनी इस टीम ने बेंगाबाद के फुरसोडीह में छापेमारी कर ठगी का प्रयास कर रहे 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। साइबर अपराधियों के पास से 4 मोबाइल फोन और 5 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। गिरफ्तार साइबर क्रिमिनल्स के नाम अदाकत अंसारी, समीर अंसारी और शमसूद अंसारी हैं। झारखंड के तापमान में उछाल के बाद कनकनी भरी ठंड से लोगों को राहत मिली है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार 30 जनवरी 2025 को झारखंड का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि उच्चतम तापमान 31.7 डिग्री हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा है कि आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। 3 दिन में झारखंड के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद इसमें कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी वेदर रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 2.9 डिग्री बढ़कर 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, जबकि न्यूनतम तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और यह 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। रांची का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक हो गया है। जमशेदपुर का उच्चतम तापमान 1 डिग्री बढ़कर 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री बढ़कर 14.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। लोहनगरी जमशेदपुर का उच्चतम पारा सामान्य से 2 डिग्री और न्यूनतम पारा सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक हो गया है। डाल्टेनगंज के उच्चतम पारा में 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि दर्ज की गई है। यहां का उच्चतम तापमान 29.6 डिग्री हो गया है, जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक है। वेदर रिपोर्ट में बताया गया है कि डाल्टेनगंज के न्यूनतम तापमान में 3.3 डिग्री की वृद्धि हुई है। आज यहां का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 9.1 डिग्री अधिक है। चतरा पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी तीनों उग्रवादी तृतीय समिति प्रस्तुति कमेटी TSPC के सदस्य हैं। सभी पलामू जिले के रहने वाले हैं। इनके नाम विकास कुमार यादव, गुड्डू यादव और तस्लीम अंसारी हैं। इनमें से एक पाटन थाना क्षेत्र के बरस्ताइसा गांव का रहने वाला है, तो दूसरा छतरपुर थाना क्षेत्र के डाली गांव का और तीसरा पाटन थाना क्षेत्र के सिकीमेराल गांव का रहने वाला है। SP विकास कुमार पांडेय ने गुरुवार 30 जनवरी 2025 को यह जानकारी दी। SP ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी TSPC कमांडर गौतम जी और नगीना उर्फ डॉक्टर के लिए काम करते थे। इनके पास से 2 पिस्टल, एक देशी कट्टा, एक सिक्सर, 5 कारतूस और 2 सुतली बम बरामद हुए हैं। SP ने बताया कि विकास कुमार यादव पाटन थाना क्षेत्र के बरस्ताइसा गांव का निवासी है। छतरपुर थाना क्षेत्र के डाली गांव निवासी गुड्डू यादव और पाटन थाना क्षेत्र के सिकीमेराल गांव निवासी तस्लीम अंसारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में भोर भोर कोहरे के कारण एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। यह हादसा पिंडराजोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत काजू बागान के समीप नेशनल हाईवे पर हुआ है। इस सड़क घटना में मालवाहक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मालवाहक पुरुलिया से चास की ओर जा रहा था, जो घने कोहरे के कारण सामने से आ रही अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। मृतक का नाम सपन पाल है। घटना की सूचना मिलते ही पिंडराजोरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। राजधानी रांची में के पुंदाग ओपी क्षेत्र में चोरी की घटना सामने आई है। यह घटना पुंदाग ओपी क्षेत्र के एकलव्य टावर की है, जहां एक साथ 4 फ्लैट का ताला तोड़ डिच कर अज्ञात चोरों ने लाखों के गहने और नगद उड़ा लिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुंदाग ओपी क्षेत्र स्थित एकलव्य टावर में गुरुवार की अहले सुबह 4 फ्लैट्स का ताला तोड़ डिच कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 की संख्या में आए अज्ञात चोरों ने फ्लैट नंबर 406 और 502 एवं 507 और 304 का ताला तोड़कर तीनों फ्लैट में हाथ साफ किया है। जिन फ्लैट्स में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, वे लोग अपने घरों में ताला बंद कर अलग अलग शहरों में गए हुए थे। सोसाइटी से ही मिली जानकारी के अनुसार तीनों घरों में 10 लाख से ज्यादा के जेवरात और 5 लाख से ज्यादा नगद की चोरी हुई है। फ्लैट्स मालिकों के आने के बाद थाने में FIR दर्ज करवाई जाएगी। एकलव्य टावर की सोसाइटी में लगे CCTV कैमरे में चोरी करने वाले सभी चोरों की तस्वीर भी कैद हुई है। चोर हाथ में हथौड़ी और ताला तोड़ने वाले दूसरे औजार लेकर अपार्टमेंट में घुसे थे। अपना चेहरा छुपाने के लिए चारों ने मंकी कैप भी पहन रखा था। गुरुवार की सुबह तकरीबन 3 बजे के करीब चारों चोर अपार्टमेंट में पहुंचे और ताला तोड़कर बड़े आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं एकलव्य टावर में रहने वाले कौशल ने बताया कि सोसाइटी के द्वारा अपार्टमेंट की रखवाली के लिए गार्ड भी रखा गया है। रात में गार्ड मौजूद भी था, लेकिन वह सोया हुआ था। उसकी मौजूदगी में ही चोर अंदर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार भी हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुंदाग पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। पुंदाग OP प्रभारी कृष्ण तिवारी ने बताया कि चोरी के संबंध में अभी तक लिखित आवेदन नहीं आया है। सभी बंद घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले में अपार्टमेंट के गार्ड से भी पूछताछ की जा रही है। RRDA एवं रांची नगर निगम में नक्शा स्वीकृत में विलंब और वसूली मामले को लेकर दाखिल कोर्ट के स्वत संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि रांची निगम में नक्शा स्वीकृत के मामले के त्वरित निष्पादन के लिए लॉ ऑफिसर सहित जो रिक्तियां हैं उसे जल्द भरा जाए। वहीं कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च निर्धारित की है। दरअसल पिछली सुनवाई में नक्शा सॉफ्टवेयर BPAMS के तीसरे स्टेज में बदलाव पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और पूछा था कि तीसरे स्टेज में लीगल ऑफिसर द्वारा कागजात की जांच कर अधिकतम 7 दिनों में रिपोर्ट अग्रसारित की जाती थी। उस प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अपर प्रशासक को कागजात जांच का जिम्मा क्यों दिया गया? कोर्ट ने रांची नगर निगम के प्रशासक को तत्काल सुधार कर जानकारी देने को कहा। इससे पहले सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से बताया गया था कि रांची निगम के पास लॉ ऑफिसर नहीं है। राज्य सरकार का नगर विकास विभाग ही नियुक्त कर सकता है। निगम के अपर प्रशासक को राजस्व संबंधी मामलों का पूरा अनुभव है, जो सही तरीके से काम कर रहे हैं। महाकुंभ में काल गुरुवार एक बार फिर भीषण आग ने टेंट सिटी को अपनी चपेट में ले लिया। छतनाग घाट नागेश्वर घाट सेक्टर 22 के पास स्थित वैदिक टेंट सिटी में आग लगी, जिससे 1 दर्जन से अधिक टेंट जलकर खाक हो गए। आग के कारण कई अस्थायी संरचनाएं भी क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और न ही किसी के घायल होने की खबर है। बाढ़ महाकुंभ फिर से भीषण आग। झूसी छतनाग घाट नागेश्वर घाट सेक्टर 22 के पास महाकुंभ मेले में लगी भीषण आग, कई टेंट जलकर हुए राख। pike.twitter.com/KOMYCWA3R फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लीं। CFO प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि आग सेक्टर 22 के वैदिक टेंट सिटी में लगी थी, जहां करीब 15 टेंट जल गए।
आग के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्र में एक्सेस रोड नहीं होने के कारण दमकल गाड़ियों को मौके तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 19 जनवरी को गीता प्रेस के शिविर में भी आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसमें 150 से ज्यादा कॉटेज जल गए थे। उस हादसे में छोटे सिलेंडर में रिसाव को आग का कारण बताया गया था। हालांकि गीता प्रेस ने इसे बाहरी आग का परिणाम बताया था। इससे पहले बुधवार को महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या पर भगदड़ मचने से 30 लोगों की जान चली गई थी और 60 लोग घायल हो गए थे। प्रशासन के मुताबिक हादसा बढ़ती भीड़ के कारण हुआ था, जब बैरिकेडिंग टूटने से भीड़ संगम किनारे लेटे लोगों पर चढ़ गई। महाकुंभ के दौरान लगातार हादसों और घटनाओं ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की आवश्यकता जताई जा रही है। पश्चिम सिंहभूम अति उग्रवाद प्रभावित जिला है। इस जिला के कोल्हान का इलाका नक्सलियों से लगभग खाली हो गया है। इस इलाके में नक्सलियों का छोटा दस्ता बचा है। फिलहाल चाईबासा का छोटा नगरा थाना क्षेत्र सेंटर पॉइंट बना हुआ है। यहां के समता इलाके के 400 स्क्वायर किलोमीटर में नक्सलियों का मुख्य जत्था मौजूद है। इनमें 1-1 करोड़ के इनामी माओवादी, पोलित ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा, केंद्रीय कमेटी मेंबर अनल उर्फ पतिराम मांझी व असीम मंडल उर्फ आकाश सहित करीब 80 नक्सली हैं। उक्त इलाके में स्थानीय लोगों का छोटा टोला भी है। इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने के लिए झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मार्च 2025 तक का टाइमलाइन रखा है। इसी के मद्देनजर ऑपरेशन को तेज किया गया है। हाल के दिनों में झारखंड के डीजीपी 2 बार और सीआरपीएफ के डीजी 1 बार चाईबासा का दौरा कर चुके हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे देश को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। जिले को नक्सल मुक्त करने के लिए वर्ष 2022 से लगातार अभियान चल रहा है। इस दौरान ग्रामीणों के साथ साथ सुरक्षा बलों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि कई नक्सली भी मारे गए हैं। पुलिस के अधिकारी बताते हैं कि पहले नक्सली सुरक्षा बलों के वाहन को उड़ाने के लिए बड़ा आईडी लगाते थे, लेकिन जब से सुरक्षा बलों ने पैदल ही अभियान चलाना शुरू किया है, तब से नक्सलियों ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। अब नक्सली सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए जगह जगह छोटा छोटा आईडी लगाए हुए हैं। इसलिए जवानों को आगे बढ़ने से पहले जांच कर आईडी की नष्ट करना पड़ता है। वहीं नक्सलियों के पास भी सुरक्षा बलों की तरह मारक क्षमता वाला हथियार AK-47, इंसास, SLR आदि हैं। चाईबासा को नक्सल मुक्त करने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इनमें सीआरपीएफ की 30 कंपनी, कोबरा बटालियन की 5 कंपनी, एसटीएफ की 20 कंपनी के अलावा जिला बल के जवान लगाए गए हैं। वहीं नक्सल इलाके के अंदरूनी क्षेत्र में बनाए गए पुलिस पिकेट पर झारखंड सशस्त्र पुलिस व सैप के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि नक्सलियों से खाली कराए गए इलाके में फिर से नक्सली सक्रिय नहीं हो पाएं। झारखंड पुलिस चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक वॉर भी कर रही है। इसके तहत क्षेत्र के मानकी, मुंडा आदि से संपर्क कर रही है, ताकि उनके जरिए स्थानीय लोगों से नक्सलियों को मदद नहीं मिले। साथ ही नक्सलियों के संबंध में स्थानीय लोग पुलिस को गुप्त जानकारी दें। वहीं स्थानीय युवाओं के लिए विभिन्न तरह के खेल का आयोजन कर रही है, ताकि स्थानीय लोगों का विश्वास पुलिस पर बढ़े। बोकारो के चास नगर निगम क्षेत्र में सड़कों का चौड़ीकरण तो हो गया है, लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण नहीं होने के कारण जोधाड़ीह मोड़ से ITI मोड़ तक, तलगड़िया मोड़ से बाधाडीह तक, चास पुरुलिया मुख्य पथ व नया 4 लेन के सड़क किनारे ट्रक दिन रात खड़े रहते हैं। इससे लोगों को आवागमन करने में बहुत परेशानी होती है। गुरुवार को चास जोधाड़ीह मोड़ में ट्रक व्यावसायिक पारिवारिक और चास बोकारो ट्रक ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों के साथ प्रभात खबर पाठक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाद के दौरान सभी ट्रक मालिकों ने अपना दर्द बताया। एसोसिएशन के सदस्य नारायण शर्मा, बब्बन राय, ब्रह्मचारी महेश कुमार, अशरफ कुरैशी, दीपक कुमार, राजनारायण राय, कुणाल सिंह सहित अन्य ने कहा कि पूरे चास में पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। वर्षों से ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की सिर्फ योजना ही बन रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है।
इस कारण हम लोगों को भारी समस्या हो रही है। मजबूर होकर ट्रक मालिकों को अपना गाड़ी सड़क किनारे खड़ी करना पड़ रही है। कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए कई बार एसोसिएशन के सदस्य, उपायुक्त और जनप्रतिनिधि से मिले, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। संवाद कार्यक्रम के दौरान कुलवंत सिंह, बासुदेव महतो, पवन राय, अशोक दुबे, शार्दुल शर्मा, मुकेश कुमार, संजय राय, अजीत मिस्त्री सहित अन्य ट्रक मालिकों ने कहा कि भारी वाहनों से सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है, लेकिन हम लोगों को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। मजबूर होकर हम लोग अपना ट्रक को सड़क किनारे खड़ा करते हैं, जिसके कारण ट्रक का टायर, बैटरी और तेल की चोरी होते रहती है। कहा कि सड़क किनारे खड़े ट्रक का जिला प्रशासन द्वारा मनमानी तरीके से जुर्माना वसूला जाता है। साथ ही राज्य सरकार किसी भी ट्रक एसोसिएशन की सहमति और जानकारी दिए बिना मनमानी तरीके से टैक्स की बढ़ोतरी भी कर देती है। विभिन्न पर्व, त्योहारों व राजनीतिक आयोजन में जबरदस्ती चंदा लिया जाता है। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नाम पर ड्राइवर से कुछ वेंडर के माध्यम से संबंधित विभाग 30,000 रुपये की मांग करती है। इसके कारण ट्रक मालिकों पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। इस सभी विषयों में जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। सभी ट्रक मालिकों ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण जल्द से जल्द हो, इसके लिए फिर से बोकारो उपायुक्त से मिलकर आग्रह करेंगे। जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ट्रक मालिकों ने आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान लोगों की समस्या को भी बताया। अभिमन्यु सिंह, रवि कुमार, महेश कुमार, संजीव सिंह, गौरव कुमार सहित अन्य ने कहा कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में लोग आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। रात को महिला व बुजुर्गों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। कई कॉलोनियों में आवारा और पागल कुत्तों ने लोगों को काटकर घायल किया है। कहा कि जिस प्रकार बोकारो शहर में आवारा कुत्तों से बचने के लिए नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाता है, उसी प्रकार निगम प्रशासन को भी पहल करना चाहिए। इससे आम लोगों को कुत्तों के आतंक से राहत मिल सके। वहीं कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कहा कि चास ITI मोड़, नया 4 लेन और तेलीडीह मोड़ सड़क किनारे निगम द्वारा कचरा डंप किया जाता है। कचरा में जानवर अपना भोजन तलाशने पहुंच जाते हैं। कई बार जानवर अचानक सड़क की ओर दौड़ देते, जिस कारण दुर्घटना होती है और दोषी ड्राइवर बनता है। सड़क किनारे डंपिंग को निगम प्रशासन को अविलंब बंद करना चाहिए। कहा कि निगम ने चास बस स्टैंड की बंदोबस्ती की है, लेकिन चास के विभिन्न चौक चौराहों पर गलत तरीके से पैसा वसूली की जा रही है। इस कारण भी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। लोगों ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा चास के विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक का नियम उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जाता है, लेकिन चास में हो रही सड़क जाम को हटाने का प्रयास सही तरीके से नहीं किया जाता है। इसके कारण आम लोगों को बहुत परेशानी होती है।